हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है दोस्तों आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन हो चुके हैं आउट और आपके एग्ज़ाम को बचे हैं अब 100 दिन में से भी कम समय। तो दोस्तों, ऐसे में A2M एकेडमी ले आई है आपके लिए यूपी टेट मैथ्स के PYQ। आज की वीडियो में दोस्तों हम यूपी टेट पेपर 2 के PYQs के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि पेपर 2 में भी दोस्तों पेडागोजी हेडिंग के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चंस, कितने दोस्तों, कम से कम आपके 20 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली मैथ से पूछे जाने वाले हैं। और ये 20 के 20 क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये वो बेसिक अर्थमेटिक नहीं है दोस्तों, इसमें आपकी थ्योरी प्लस आपके कॉन्सेप्ट्स और इवन कुछ कुछ क्वेश्चन में तो आपका कॉमन सेंस भी टेस्ट किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये PYQs आपकी मदद करेंगे वो सारे कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करने में और उन्हें लंबे टाइम तक अपने साथ रिटेन करने में। चलिए दोस्तों, इसी बात पर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए दोस्तों, तरीके तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कॉमन सेंस लगाने का। क्या कॉमन सेंस लगाना है दोस्तों आपको? कि आप सबको पता है दोस्तों कि अगर आप 100 का स्क्वायर सोचें तो 100 का स्क्वायर दोस्तों आप सोचने से पहले इसका उत्तर बता सकते हैं कि इसका उत्तर होगा 10,000। 10,000 कितने अंक हो गए दोस्तों? 10,000 हो गए आपके 5 अंक। क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों कि बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या, मतलब वो संख्या को इससे तो छोटा होना होगा। और इससे छोटा होने का मतलब है कि तुरंत इससे एक कम, यानी आपका 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? निकाल सकते हैं। और नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप 100 - 1 का होल स्क्वायर करके निकाल लीजिए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। इसका उत्तर होता है 9801। 9801 और यही है दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों, ये था आपका पहला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपका क्या टेस्ट किया दोस्तों? इस क्वेश्चन ने टेस्ट की आपकी बेसिक कॉमन सेंस, कि क्या आपके पास ये कॉमन सेंस है कि 100 का स्क्वायर पहला सबसे छोटा 5 अंकों का पूर्ण वर्ग है। कितने अंकों का? 5। मुझसे पूछा गया था 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों का सबसे बड़ा क्या होगा? इससे जो जस्ट एक नंबर कम होगा, मतलब कि 99। चलिए दोस्तों, अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। आज के क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहने वाले दोस्तों, आज के क्वेश्चंस कुछ आपको घुमाएंगे, कुछ आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने पे मजबूर भी करके जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है आपका आज का दूसरा सवाल। सवाल में क्या लिखा है दोस्तों? सवाल कहता है कि x की पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस, कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूला, और ये है आपका वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके ऊपर लगता है आपका एक डायरेक्ट रिमाइंडर फॉर्मूला, या जिसे कुछ दोस्तों ने रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी पढ़ा होगा। क्या कहती है दोस्तों ये रिमाइंडर थ्योरम आपकी? आपकी ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि अगर आपका कोई एक बहुपद है, अगर आपका कोई एक बहुपद है px, और अगर इसे आप किससे डिवाइड करें, अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं x - a से, तो इसका शेषफल कितना होता है दोस्तों? तो इसका शेषफल होता है हमेशा p a के बराबर। अब ये तो था दोस्तों आपका फॉर्मूला। आई होप आपने फॉर्मूला कहीं ना कहीं अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। कॉपी और कलम अपने साथ रखे दोस्तों, ये फॉर्मूला आपके काम आएंगे। इस क्वेश्चन में नहीं तो अगले क्वेश्चन में सही, इस रूप में नहीं सही, किसी और रूप में सही, लेकिन ये फॉर्मूला आपके काम आने वाले हैं। अब दिक्कत यह दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला तो पता होगा, लेकिन इसका
इसका एप्लीकेशन उन्होंने कभी किया नहीं होगा या कभी सुना नहीं होगा। आइए ये सवाल आपको इस क्वेश्चन का एप्लीकेशन करने का मौका देने वाला है। तो इसका एप्लीकेशन कैसे होता है दोस्तों? इसका एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपका बहुपद कौन सा है। तो इस क्वेश्चन में आपका बहुपद क्या है दोस्तों? तो आपका बहुपद है ये x की पावर 13 प्लस 1, और आपका किससे भाग देना था? तो इस केस में आपको भाग देना था x माइनस 1 से। और अब आप अगर दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? क्या है a की वैल्यू? तो a की वैल्यू है 1, और a की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि ये किसके बराबर होगा? तो इसमें मुझे p ऑफ 1 बनाना होगा। समझे दोस्तों? p ऑफ 1 बनाना होगा। और p ऑफ 1 कैसे बनेगा दोस्तों? तो p ऑफ 1 बनाने के लिए, p ऑफ 1 बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे मेरा जो ये x माइनस 1 है, मेरा जो ये x माइनस 1 है, इसको मुझे इक्वेट करना पड़ेगा 0 से। तो मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? मैं लिखूंगा x माइनस 1 बराबर 0। x की क्या वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई 1। समझ आया दोस्तों? x की वैल्यू आ गई 1। अब जब ये x की वैल्यू आपकी 1 आ गई, तो अब आप इसे अपने इसमें p ऑफ x में पुट कर दीजिए। जो आपका p ऑफ x था, इसमें पुट कर दीजिए अपने x की वैल्यू। तो आपका p ऑफ x क्या बन जाएगा? आपका p ऑफ x क्या है दोस्तों? आपका p ऑफ x है x की पावर 13। तो आपका अब p ऑफ x क्या बनेगा? आपने क्या करना है? x की जगह 1 पुट करना है। तो आपका बन गया 1 की पावर 13 प्लस 1। और ये दोस्तों सबको पता है, क्या पता है? कि 1 की पावर कितनी भी हो वो क्या बनेगा हमेशा? वो बनेगा हमेशा 1। और 1 प्लस 1 कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2। समझे दोस्तों? तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कभी भी मैं x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल क्या रहने वाला है? मेरा शेषफल रहने वाला है 2। और ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों। आज तक हो सकता है आपने रिमाइंडर थ्योरम कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में लिखा हुआ देखा हो, लेकिन जब तक आप उसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना नहीं सीखेंगे तब तक उस फॉर्मूले को रखने का कोई फायदा नहीं दोस्तों। और A2M एकेडमी चैनल आपको सारे फॉर्मूलाज, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको रियल लाइफ में क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करके दिखाएगा। हर क्वेश्चन और हर फॉर्मूला यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। चलिए, तो आपका अगला सवाल है कि यदि A और B समुच्चय C के आरिक्त उपसमुच्चय हैं तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B बराबर होगा किसके? चलिए, तो अब ये क्या कह रहा है दोस्तों? तो ये कह रहा है, तो ये क्या कह रहा है दोस्तों? ये कह रहा है कि अगर A और B समुच्चय C के आरिक्त उपसमुच्चय हैं तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब देखिए, फिर मैं चाहूं तो बातें इधर से उधर घुमाऊं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है इसका? इसका फॉर्मूला होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन हिंदी में अवशोषण। अवशोषण का नियम। इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन, हिंदी में अवशोषण का नियम। और ये नियम आपको डायरेक्ट इसका आंसर देता है। डायरेक्ट इसका आंसर देता है। क्या कहता है वो? कि अगर A यूनियन A इंटरसेक्शन B है तो इसका उत्तर A होता है। लीजिए, सूत्र पता था, आंसर एक लाइन में आ गया। सूत्र पता था, आंसर एक लाइन में आ गया।
आप टिक मारे और आगे बढ़ गए। वो कुछ छात्र जो इस चीज को अभी ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं 2 मिनट का टाइम और लूंगा दोस्तों, और उनके कॉन्सेप्ट थोड़े से मैं क्लियर करना चाहूंगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, समझिए दोस्तों। पहली बात आपकी कि आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है दोस्तों, समझिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है दोस्तों, कि जो ए और बी दोनों में ही समान मिल जाए। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कि वो चीज पहले से ए के अंदर तो रहेगी, है कि नहीं, हाँ कि ना। अब अगर जो चीज ए के अंदर है और बी के अंदर भी है, मतलब ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, मतलब इस बीच वाली एरिया की मैं बात कर रहा हूं, और अब मैं इसका यूनियन करा दूं, इसका मैं यूनियन करा दूं किससे, ए से। तो यूनियन का रूल क्या कहता है दोस्तों, यूनियन का रूल कहता है कि हमेशा बड़ा समुच्चय उत्तर बनता है। तो अभी तक ये कॉमन था यहां बीच में, अब जब पूरा ए इसके साथ जुड़ने आएगा तो उत्तर क्या बन जाएगा, तो उत्तर बन जाएगा ए, खुद पूरा का पूरा। तो ये था मेरा एक्सप्लेनेशन उन दोस्तों के लिए जो पहली बार इस नियम को सुन रहे हैं, और उन दोस्तों और वो छात्र जो कि ऑलरेडी इस नियम को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन में आपने नियम को अप्लाई किया और आपका उत्तर आ गया। चलिए दोस्तों, इस नियम को ख्याल में रखते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है दोस्तों आज का हमारा चौथा सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जा रही है। अगर वर्तमान में गांव की जनसंख्या 4410 है, ये बात कर रहा है कि वर्तमान में गांव की संख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या कितनी थी। चलिए, तो अब इसको ऐसे समझिए दोस्तों, एक तरीका तो ये है आपका असली में, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये सॉल्व होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n। ये होता है दोस्तों आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मेरे कुछ विद्यार्थी जो कि अपनी तैयारियों को बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, वो इसमें सारी वैल्यूज को ऑलरेडी पुट करना समझ चुके होंगे कि कहां पे क्या रखा जाएगा, और असल में क्वेश्चन को जरूरत किस चीज की है। लेकिन जो मेरे विद्यार्थी पहली बार ऐसे सवालों से डील कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए दोस्तों अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करने का, तो सिर्फ उन भाइयों के लिए मेरे, समझिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि अभी वर्तमान में इतने हैं, तो 2 वर्ष पूर्व कुछ रहे होंगे, है कि नहीं। अब जब पहला साल हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, पहले साल में इनका 5% बढ़ा होगा, है कि नहीं, 5% बढ़ा होगा, हाँ कि ना। और फिर अगले साल भी 5% बढ़ा होगा, हाँ कि ना। समझ गए दोस्तों, कह रहा है कि प्रति वर्ष 5% बढ़ रही है, लेकिन 5% किसके बढ़ रही है, तो 5% अपनी मूल संख्या के बढ़ रही है। मतलब अगर पहले वो 100 थी तो अगले साल वो 105 बन गई, और अब वो अगले साल 105 की 105% हो जाएगी। समझ रहे दोस्तों, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। यही था आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला, जिसे आप अप्लाई करते तो आपको आंसर मिल चुका होता। लेकिन अभी हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप में क्या है दोस्तों, कि पहले तो मैंने मान लिया कि मेरा जो 2 साल पूर्व था, अभी तो हमने मान लिया कि मेरा 2 साल पूर्व जो था वो था x। तो पहले साल क्या हुआ, पहले साल वो 5% बढ़ा, है कि नहीं।
और फिर अगले साल इस पूरे का इस पूरे का फिर से 5% बढ़ा, और अब उत्तर कितना हो गया? अब उत्तर हो गया आपका 4410। अब ये कैलकुलेशन दोस्तों अगर आप करवाएं तो ठीक, नहीं तो मुझे तो लग रहा है दोस्तों कि ये कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों एग्जामिनर भी चाहता है कि आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल करें, इजीली सॉल्व करें, इसलिए नंबर्स भी उसी हिसाब से दिए जाते हैं। अब देखिए नंबर्स को इसी हिसाब से रखा गया था कि आपके नंबर्स डायरेक्टली कट रहे हो, आपके नंबर्स डायरेक्टली कट रहे हो, और आपका उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर आ जाएगा 4000। समझे दोस्तों? तो पहले साल 4000 के 5% बढ़े, और फिर जितना बढ़ा था उसके फिर से 5% बढ़े, तो 2 साल बाद 4410 हो गया। कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं दोस्तों इसे। तो हो सके दोस्तों तो अपना ये फॉर्मूला भी अपनी बुक में कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपका ये भी अपनी बुक में कहीं ना कहीं रखिएगा। लेकिन ये बेसिक जो है दोस्तों, ये बेसिक का साथ कभी नहीं छोड़ना है, ये बेसिक का साथ कभी नहीं छोड़ना है। जो चीज अगर आप दूसरों को नहीं समझा पाएंगे बेसिक मेथड से, तो मतलब दोस्तों फिर तो आप बस रट्टा मार के चल रहे हैं, और रट्टा आपको दूर तक नहीं ले जा पाएगा दोस्तों। चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़े। तो ये है दोस्तों आज का हमारा 5वां सवाल। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे ही सवाल आपको मिलते हैं कि ए को बी से 20% ज्यादा नंबर मिले, तो बी को ए से कितने प्रतिशत कम नंबर मिले। ये सारे ज्यादा और कम वाले सवाल जो होते हैं वो एक ही आइडियोलॉजी और एक ही फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों 2 मिनट में आप लोगों को फॉर्मूला समझ लीजिए। हमेशा आपको करना क्या दोस्तों, हमेशा आपको करना क्या है, आपको पहले बनाना है अंतर, अंतर बनाना है आपको। और बटे में क्या रखना है? बटे में आपको रखना है बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, बड़ा या छोटा, और गुणा कर देना है 100 से। ये है आपका फॉर्मूला। पहले तो अगर कोशिश कीजिए तो इसे कहीं नोट कर लीजिए। अब मैं आपको फॉर्मूला पार्ट बाय पार्ट समझा रहा हूं, समझते चलिए। अभी अंतर कैसे बनता है दोस्तों, अंतर कैसे बनता है? अंतर बनाने के लिए दोस्तों आपका सबसे बेसिक तरीका है कि आप किसी भी एक को 100 मान लीजिए, किसी भी एक को 100 मान लीजिए, और दूसरे वाले को उसके हिसाब से डील कीजिए। मैंने भी इस क्वेश्चन में बी को 100 मान लिया, मैंने इस क्वेश्चन में बी को 100 मान लिया, तो मेरा ए ऑटोमेटिकली क्या बन गया? मेरा ए ऑटोमेटिकली 125 बन गया, है कि नहीं? कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% ज्यादा है। 100 का 25%, 25, और ये हो गया आपका 25% ज्यादा। समझे? इसलिए कह रहे हैं कि 100 मानिए, 100 मानने से कैलकुलेशन इजी होती है इसमें। अब इसके बाद बारी आती है बड़ा और छोटा। ये मैंने और लगाया है क्योंकि आपको क्वेश्चन में कुछ एक पूछेगा। क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? या तो पूछेगा कितने प्रतिशत कम, या कितने प्रतिशत ज्यादा। समझे दोस्तों? तो जब भी आपसे पूछेगा कितने प्रतिशत कम, तो आप नीचे रखिएगा हमेशा बड़ा वाला नंबर, और अगर वो पूछ रहा है कितने प्रतिशत ज्यादा, तो हमेशा नीचे रख दीजिएगा छोटा वाला नंबर। समझे दोस्तों? तो ये तो है आपका फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपका हर जगह काम करता है, हर जगह मतलब हर जगह। लेकिन फॉर्मूले की ये जो वैल्यूज हैं ये आपको निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे? तो अंतर निकालने के तो मैंने आपको बता दिया। एक को मानिए 100, दूसरे पे जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से निकाल दीजिए दूसरे की वैल्यू। फिर नीचे अगर प्रतिशत कम तो बड़ा वैल्यू, अगर प्रतिशत ज्यादा तो छोटी वैल्यू लीजिए। हो गया आपका सवाल खत्म। अंतर कितने का? तो अंतर 25 का। क्या पूछा है क्वेश्चन में? कितने प्रतिशत कम। प्रतिशत कम में कौन सी वैल्यू? तो प्रतिशत कम में बड़ी वाली वैल्यू। नीचे रख दी बड़ी वाली वैल्यू, कर दिया गुणा 100 से। लीजिए आ गया आपका 20%,
आ गया आपका 20%। क्वेश्चन इजी था दोस्तों, हो सके तो अपने पास से एक आध और एग्जांपल्स इस पे लगा के सॉल्व कीजिएगा, ताकि ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका बाय हार्ट हो जाए। और इसको अपनी नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बाद में भी आपके काम आएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़े। लीजिए आ गया आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत क्रमों का योग 8/15 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। चलिए दोनों जो हमारी शर्तें हैं उनको एक के बाद एक लिख लेते हैं। पहली शर्त है कि दो प्राकृतिक संख्याएं, सबसे आसान क्या है, x और y, इनका योग क्या है 8। और कहा है कि दोनों के क्रमों का योग, व्युत क्रमों मतलब 1/x प्लस 1/y, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 8/15। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये सॉल्व होके आपका बन जाएगा, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका x प्लस वाई बटे में xy बराबर 8/15। इसको फर्दर सॉल्व कीजिए। x प्लस वाई का मान आपको दिया था क्वेश्चन ने, कितना दिया था 8, पुट कीजिए तो 8/xy बराबर 8/15। 8 से 8 कट गया, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई 15। अब देखिए दोस्तों, यहां तक तो चीजें थी आसान और ये चीजें थी डायरेक्ट। आपका एक समीकरण, आपका दूसरा समीकरण, सॉल्व करते करते आपने बना ली अपनी दो शर्तें। कौन कौन सी, एक आपने बना ली x प्लस वाई बराबर 8, दूसरी आपने बना ली एक्स वाई बराबर 15। लेकिन अब इसके बाद दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन होने वाला है थोड़ा सा लेंदी। आई होप कि आपने ये दो चीजें तो अपने पास रख ही ली हैं, x प्लस वाई बराबर 8 और एक्स वाई बराबर 15। अब बोला है कि दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब ऐसे में संख्याएं ज्ञात करने के लिए तरीका वही है दोस्तों कि आपको इसमें समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का तरीका कि आप पहले समीकरण से तो वैल्यू निकाल लें। वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वैल्यू निकलेगी y की। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस एक्स, है कि नहीं, 8 माइनस एक्स दूसरे में पुट कर दीजिए, दूसरे इसमें इस वाली में उसे पुट कीजिए, क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका x इंटू 8 माइनस एक्स बराबर में 15। अभी आपका क्या बन गया, आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब ये दोस्तों ये बना है आपका एक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण दोस्तों अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप दो स्टेप में से सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। दो स्टेप में आप इसे सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इसके दोनों घात निकाल देने हैं। सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, आपको मिलेगा x-5 और x-3। नंबरों को देखना सीखिए, एग्जाम के इतने करीब आ चुके हैं आप लोग, आपको दिखना चाहिए। इस 8 में आपको 5 और 3, इस 15 में आपको 5 और 3 दिखना चाहिए दोस्तों। तो एक तो हो गया x-5, एक हो गया x-3, किसके बराबर 0। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू 3 है। अब इसमें कंडीशन ये है कि अगर 5 रहेगी एक वैल्यू तो दूसरी वैल्यू बनेगी 3, और अगर 3 रहेगी एक पहली वैल्यू तो दूसरी बनेगी 5, क्योंकि दो संख्याएं थी दोस्तों। तो अगर आप इसको किसी भी इन दोनों समीकरणों में पुट करते हैं तो आपको मिलेगा कि अगर x और y, अगर x 5 है तो y को होना होगा 3, और अगर x 3 है तो y को होना होगा 5। समझ गए दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका सवाल थोड़ा सा लंबा था, बेसिक नॉलेज के ऊपर ही था, ज्यादा इसमें टफ कैलकुलेशन नहीं थी, लेकिन लेंदी कैलकुलेशन थी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे आए। चलिए ये है आपका अगला सवाल। जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन साफ साफ लाभ प्रतिशत बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ने पे आपको खुद भी पता चल जाएगा कि जतिन ने लाभ तो कमा लिया है।
लेकिन कितने प्रतिशत कमाया है ये क्वेश्चन जानना चाहता है। चलिए, तो सबसे पहली चीज, सबसे आराम से आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भैया जतिन की जो चीज थी उसका एक्चुअल दाम तो 100 रुपए था। अब पहली लाइन क्या कहता है कि जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पे खरीदता है, तो इसके 10% कम पर तो उसने इसे खरीदा, 10% कम पे खरीदा, मतलब उसने खरीदा इसको कितना, 90 पे। और फिर कहता है कि उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेच दिया, इसके 10% अधिक पर बेच दिया। अब देखो जतिन बहुत अच्छा आदमी है, खरीद रहा है कम करा के और फिर अपना प्रॉफिट निकाल भी ले रहा है उसमें, तो इसने बेचा कितने पे होगा, बेचा होगा 110 पे। तो ये तो हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत क्या होता है सबको पता ही है, अंतर किस पे, किस पे लाभ या हानि निकलती है हमेशा, सीपी पे बटे में 100। क्या है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर है 20 बटे में सीपी। सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया आपका 90 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 22.2/9%। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका छोटा सा क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो गया। सिर्फ हमने क्या किया, हमने कुछ जगह आपको दोस्तों 100 मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह 100 मानिए, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह x मानिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप ये प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। बार बार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहें करते रहें करते रहें। और इसीलिए दोस्तों, इसीलिए एटोम एकेडमी के चैनल पर हम जानबूझकर आपको पीवाईक्यू से बार बार डील करना सिखा रहे हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज आपको बताएंगे दोस्तों कि क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में आपको लेट करना है, उस क्वेश्चन में आपको कॉमन सेंस लगाना है, उस क्वेश्चन में आपको एक्स इमेजिन करना है। करना क्या है, पीवाईक्यूज करिए दोस्तों, पीवाईक्यूज आपको एग्जामिनर का माइंडसेट बताएंगे। चलिए, ये आ गया आपका अगला सवाल। सवाल क्या कह रहा है कि दो लंब वृत्तीय शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 25 और अनुपात 64 है तथा उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। देखिए सवाल इजी सा है, बस थोड़ा सा पहली बार जो स्टूडेंट्स इसको फेस कर रहे होंगे उनको थोड़ा सा घुमाएगा। नहीं तो आप खुद देखिए, वो बता रहा है कि दो हैं, मान लीजिए दो शंकु हैं, उनका हाइट का उसने अनुपात दिया है, मतलब H1 और H2 का उसने अनुपात दिया है। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इसका अनुपात है 25 और 64। ठीक है, मान लिया। अब दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि उनके व्यासों का अनुपात, मतलब D1 और D2, D1 बटे D2 क्या दे रहा है वो दे रहा है 4:5। अब वो पूछ क्या रहा है दोस्तों, वो पूछ रहा है इनके वॉल्यूम का अनुपात, मतलब उनके आयतनों का अनुपात। अब वृत्तीय शंकुओं का आयतन अगर फॉर्मूला पता है तभी आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है सबको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। फॉर्मूला पता होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा बस गया आपका एक क्वेश्चन डायरेक्टली। इसीलिए फॉर्मूले पे जोर दिया जा रहा है, फॉर्मूले के लिए एक अलग से सेपरेट नोटबुक रखिए दोस्तों, ये फॉर्मूले आपकी मेहनत बचाएंगे। चलिए अब देखिए क्या बोला है, वॉल्यूम 1/वॉल्यूम 2, मतलब ऊपर भी रहेगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और नीचे रहेगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। अब देखिए, अब कुछ जो मेरे विद्यार्थी होंगे वो तो क्वेश्चन पकड़ चुके हैं, कुछ जो विद्यार्थी अभी बीच में घूम रहे हैं वो बोलेंगे सर R1 और R2 की तो बात ही नहीं हुई। भाई बात हो चुकी है, बात हो चुकी है। जब उसने D1/D2 की बात की तो उसने R1/R2 की बात कर दी, क्योंकि खुद सोचिए जो अनुपात आपके व्यास का है क्या वही अनुपात आपके रेडियस का भी नहीं होगा, हाँ कि ना, सोच के देखिए। आपके रेडियस और डायमीटर, आपके व्यास और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है, आधा, त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा होती है, तो अनुपात नहीं बदलेगा।
क्यों? क्योंकि दोनों ही नंबर आधे हो जा रहे हैं, D1 भी आधा हुआ है और D2 भी आधा हुआ है, तभी तो आपका R1 और R2 बना है, समझे? तो आपका उसने अनुपात दे दिया R1/R2 का, उसने आपको अनुपात दे दिया H1/H2 का। अब वो बस आपसे कैंसिल करने के लिए कह रहा है, करिए कैंसिल, कैंसिल करिए। तो 1/3 से 1/3, पाई से पाई, R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, R2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब 25, गुणे H1/H2, H1/H2 कितना है? 25/64। लीजिए आपका V1/V2 कितना आया? ये 25 से 25 कट गया, ये 16 से ये कट गया 4 बार में, तो ये आ गया आपका 1/4। पहुंच गए? पहुंच गए उत्तर तक? कैसे पहुंचे? क्योंकि फॉर्मूला पता था, फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला नहीं पता होगा क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। कैसे पहुंचे उसके बाद? क्योंकि बेसिक नॉलेज थी, बेसिक नॉलेज थी कि अगर डायमीटर का रेशियो दिया है तो रेडियस का भी वही रेशियो होता है, समझे दोस्तों? चलिए, तो ये बेसिक कॉमन सेंस अपने साथ रखना है, ये फॉर्मूला अपने साथ रखना है, और पी वाई क्यूज पे फोकस करना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। चलो, तो ये रहा दोस्तों आपका अगला सवाल। सवाल कहता है दोस्तों कि यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो व्यक्ति की कुल आय कितनी होगी? अब सवाल में आपको दिया क्या है? आपको पाई चार्ट दिया है, कुछ कुछ इसमें वैल्यूज दी हैं, किसी व्यक्ति का खर्चा बताने की कोशिश की गई है। क्या बता रहा है कि मकान किराया 20%, बचत 20%, भोजन 20%, यात्रा 15%, शिक्षा 25%। क्या कह रहा है कि शिक्षा और यात्रा का खर्च का अंतर 4000 है। शिक्षा, शिक्षा कितना है? तो शिक्षा है आपकी 25%, है कि नहीं? और यात्रा कितनी है? तो यात्रा है आपकी 15%, है कि नहीं? अब कह रहा है कि इनका जो बीच का गैप है, ये इसने आपको एक एक्चुअल नंबर दे दिया, कितना? 4000। लेकिन अगर मैं प्रतिशत में बात करूं तो इसके बीच का जो गैप है वो कितना होगा? 25% और 15%। तो इनके बीच का गैप कितना है? इनके बीच का गैप है 10% का, है कि नहीं? इनके बीच में 10% का ही तो गैप है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4000 जो है वो 10% है उस व्यक्ति की आय का, हाँ कि ना? और अगर 10% 4000 है तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? तो बस 4000 को 10 से गुणा कर दीजिए, आ गया आपका उत्तर 40,000। हो सकता है कुछ मेरे विद्यार्थी पहली बार जब इस सवाल को पेपर में देखेंगे तो 5-6 वैल्यूज देख के परेशान हो जाएंगे, इधर उधर घूमने लगेंगे। तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है, ये 5-6 वैल्यू से डरना नहीं है, जो पूछा हुआ है उस पर फोकस कीजिए। और देखिए क्वेश्चन बहुत इजीली 2 लाइन में खत्म हो रहा था। सिर्फ क्या था कि हमें उसने दो पहले तो परसेंटेज दिए और फिर दे दिए कॉन्क्रीट वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू। हमें सिर्फ करना था कंपेयर कि 25% और 15%, फर्क कितना? 10% का। ये 10% क्या है? 4000। तो ये 10% उस व्यक्ति का खर्चा ही तो हो गया ना 4000। और अगर 10% 4000 है तो 100% कितना हो गया? 100% हो गया 40,000। चलिए दोस्तों अगले साल की ओर बढ़ते। लीजिए दोस्तों आज के आखिरी सवाल पे आ गए हम लोग। आज का आखिरी सवाल ये प्रायिकता वाले कॉन्सेप्ट से उठाया गया दोस्तों। चलिए सवाल पढ़ते हैं। लिखा है कि ताश की 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से खींचा गया। कितने पत्ते खींचे गए? तो एक पत्ता स्वेच्छा से खींचा गया। क्या प्रायिकता होगी कि वह पत्ता इक्का होगा या हुक्म होगा? अब दोस्तों प्रायिकता का कॉन्सेप्ट हमेशा शब्दों के साथ। तो इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है? पहला तो एक पत्ता खींचा गया, दूसरा कितने पत्तों की गड्डी में से? 52 पत्तों की गड्डी में से। क्या क्या हो सकता है? या तो इक्का होगा या हुक्म होगा। और बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ये या। इस या पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। या लिखा है और लिखा है क्या है असल में? एक पत्ता खींचा है, 2 पत्ते खींचे। चलिए तो अभी सवाल के हिसाब से इसको सॉल्व करके खत्म करें। चलो तो
हमारा जो इसमें कुल पत्तों की संख्या है, तो कुल संख्या उसने हमें दे दी, कुल हो गए हमारे 52, है ना। अब हमें अगर बोला जाए हमारे अनुकूल निकालना है, हमारे अनुकूल, तो ये तो हो गया 52। अब हमें निकालना है हमारे अनुकूल। तो अनुकूल में हमारे क्या क्या है, तो अनुकूल में एक तो हमारा इक्का। तो इक्का 52 पत्तों की गड्डी में कितने होते हैं दोस्तों, इक्का 52 पत्तों की गड्डी में कुल कितने होते हैं, तो ये होते हैं कुल 4। और हुक्म कितने होते हैं दोस्तों, और हमसे कोई बोले हुक्म कितने होते हैं, तो हुक्म होते हैं आपके कितने, 13। तो 4 तो होते हैं इक्का और 13 होते हैं हुक्म। लेकिन 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 दिक्कत कहां पे आ रही है, दिक्कत यहां आ रही है दोस्तों कि एक एक जो हमारा पत्ता होगा, एक, वो इक्का और हुक्म दोनों होगा। मतलब एक पत्ता ऐसा है जो दोनों तरफ ही काउंट कर लिया गया है, इसमें भी है, वो इक्का भी है और वो हुक्म भी है। मतलब असल में दोस्तों वो हुक्म का इक्का है, समझ गए, मूवीज में बताते हैं ना हुक्म का इक्का। तो बस इस एक को हमें माइनस करना है और निकल जाएगा हमारा अनुकूल। तो अनुकूल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 + 13, और वो एक हम लोग माइनस करेंगे जो दोनों में कॉमन है। कितना आ गया, 4 13 17 -1 16। अब लगा दीजिए अपना प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, तो प्रायिकता का फॉर्मूला कहता है कि प्रायिकता बराबर अनुकूल बटे में कुल। अब अनुकूल कितना है दोस्तों, तो हमने निकाला था ना, 4 हमारे इक्का, 13 हमारे हुक्म और एक जो कॉमन, और कुल कितने, तो कुल क्वेश्चन ने बताया 52 पत्तों की गड्डी है। बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, तो 16/52। इसको और सॉल्व करिए, कितना बचा, 4/13। क्वेश्चंस नॉर्मली दोस्तों प्रायिकता वाले टॉपिक्स में क्वेश्चन को नॉर्मली एंड तक सिंप्लीफाई किया जाता है। या तो आपका ऑप्शन अगर 16/52 दिया है तो आप उसको टिक मार दीजिए, नहीं तो मैक्सिमम टाइम पे क्वेश्चंस सबसे छोटे फॉर्म तक सिंप्लीफाई किए रहते हैं, तो उसे सिंप्लीफाई कीजिए दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज के हमारे 10 सवाल, 10 कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल, 10 कॉमन सेंस बेस्ड सवाल, 10 फॉर्मूला बेस्ड सवाल, आप इसको दोस्तों जिस कैटेगरी में रखना चाहेंगे उस कैटेगरी में फिट हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आप थ्योरेटिकल थे कि नहीं दोस्तों, आपने रिमाइंडर थ्योरम देखा, आपने एब्जॉर्प्शन थ्योरम देखा, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स, प्रायिकता कॉन्सेप्ट, कुछ आपका कॉमन सेंस। आपका सवाल नंबर 1 ही कॉमन सेंस पे था दोस्तों, सवाल नंबर 1 ही आपका कॉमन सेंस पे था दोस्तों। ये सारे सवाल और ऐसे बहुत सारे सवाल आपको करने को मिलेंगे एटोम एकेडमी में। हमारा यही टारगेट है दोस्तों कि एग्जाम से पहले आप इतने तैयार हो कि मैथ्स का जो आपका डर है दोस्तों, ये जो मैथ्स का आपका डर है, जो आप मैथ्स के सेक्शन से भाग रहे हैं, आप डरे नहीं, क्योंकि मैथ्स से ही आपकी कट ऑफ बहुत इजीली क्रॉस होने वाली दोस्तों। ये मैथ्स के आपके 20 नंबर ना आपके डायरेक्ट होने चाहिए कि 20 के 20 तो मेरे आ गए, और बताओ और कट ऑफ के लिए कितने चाहिए। क्योंकि इसमें दोस्तों मैथ्स में असल में कोई एग्जाम्पशन नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। आपका उत्तर सही है मतलब सही है, आपने टिक मारा, आप आगे बढ़ गए, समझे दोस्तों। तो प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए, अपने फॉर्मूला बार बार रिवाइज करते रहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसे लगे आपको हमारी वीडियोस को दोस्तों आप शेयर कीजिए अपने यूट्यूब, अपने इंस्टाग्राम, अपने बाकी दोस्तों को भी बताइए अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही। दोस्तों हमारे चैनल अभी नया है, अभी हमारा चैनल बन रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। आपकी कुछ अगर इंपॉर्टेंट फीडबैक है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से जरूर बताइए, और ऐसी और वीडियोस के लिए दोस्तों बने रहिए एटोम एकेडमी के साथ। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। अगली वीडियो में मिलते हैं, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।